देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पे जो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है किससे रिएक्ट करेगा, हमारा 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करेगा। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है जो कि लेफ्ट साइड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे राइट साइड क्या बनेगा। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सोडियम इथेनॉइड है। और यहाँ पे एक और चीज पूछी गई है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें बताना है जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे दर्शाता है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इसको तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। इसमें बोला गया है कि ना ही कोई चीज़ बनती है ना ही इसमें ख़त्म होती है। जो हमारा रिएक्टेंट साइड रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट साइड ही मास रहेगा। मान लो कि अगर हम कोई यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो टोटल मास है वहाँ पे 16 ग्राम है तो प्रोडक्ट साइड भी हमारा 16 ग्राम ही बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं मास ऑफ द रिएक्टेंट और यहाँ पे मास ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये भी लिख देता हूँ मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर रहेगा, हमारा मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इसको हम यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखा है इससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखा है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Na2CO3। यह हमें यहाँ पे दे रखा है 5.3 ग्राम। Na2CO3 हमारा यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी रिएक्ट, वो क्या हो रही थी, हमारा इथेनोइक एसिड जो कि यहाँ पे होगा CH3COOH। ये हमारा यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड है जिसका यहाँ पे वेट कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो दोनों चीज़ थी ये दोनों चीज़ हमारी कौन सी होती है, हमारी रिएक्टेंट साइड होती है। ये हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड हमारा क्या क्या बन रहा है। प्रोडक्ट साइड हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि यहाँ पे कितना है 2.2 ग्राम है। प्लस यहाँ पे हमारा बनेगा वाटर, जो वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O जो कि यहाँ पे 0.9 ग्राम है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे बन रहा है सोडियम इथेनॉइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। CH3COONA हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम इथेनॉइड जो कि यहाँ पे है 8.2 ग्राम। अब मैं यहाँ पे इन दोनों मास को यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा 5.3 और 6 ग्राम को। तो यहाँ पे जो टोटल होगा कितना होगा, 11.3 ग्राम होगा। चाहे तो आप प्लस करके दे सकते हैं 6, 5, 11 और 0.3। तो यहाँ पे 11.3 ग्राम जो हमारा टोटल मास है। टोटल मास जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वो कितना है, 11.3 ग्राम है। और अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड कितना होगा। तो 8.2 को यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे सबको प्लस करके दिखा देता हूँ 8.2, 2.2 और 0.9। तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 9, 13, 1 कैरी गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 2, 10 और एक 11। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया टोटल, इन सब का जो वेट है मिला के यहाँ पे हमारा आ गया 11.3 ग्राम। तो इसका मतलब हमने 11.3 ग्राम ही रिएक्टेंट साइड को यहाँ पे रिएक्ट करवाया था। जो टोटल मास था उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड भी बना, CO2, H2 और यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड को मिलाकर। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जितना हमारा मास रिएक्टेंट साइड था उतना ही मास अभी भी हमारा प्रोडक्ट साइड है। हमें बस यहाँ पे इतना ही दिखाना था। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म
water, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो इनका एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या रहता है 1:8 का, जब भी यहाँ पे ये वाटर फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर। और हमें बताना है कि अगर मैं यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेता हूँ तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस कितना रिक्वायर्ड होगा जो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। तो सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो। इसका फिक्स रेशियो यहाँ पे हमें दे रखा है जो कि यहाँ पे क्या है 1:8। वैसे यहाँ पे ना भी दे रखा होता तब भी यहाँ पे इसका जो फिक्स रेशियो रहता है वो 1:8 का ही रहता है बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे 1:8 का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 8 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ये H है और ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे 1 ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ग्राम है। तो टोटल जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है 9 ग्राम का बन रहा है। ठीक है, जो हमारा वाटर का बन रहा है यहाँ पे 9 ग्राम का बन रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसी से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स वहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर के लिए यहाँ पे कितना चाहिए हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए। कितना चाहिए हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए हमें वाटर बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमें 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 3 ग्राम के लिए हमें यहाँ पे कितना चाहिए, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी। 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी, यही हमारे यहाँ पे क्या है आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें बताना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कौन सी थ्योरी बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे डाल्टन्स ने सबसे एक सिंपल थ्योरी बताई है, उसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। The postulate of Dalton's atomic theory that the elements consist of atoms and that atoms can neither be created nor destroyed can be used to explain the law of conservation of mass। यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ना ही कोई एटम्स डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो बनेगा, वो यहाँ पे एक मतलब वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी बट वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, बट उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लिया है, यहाँ पे दो तो होती है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट होता है और इस साइड बनता है हमारा प्रोडक्ट बनता है। मान लो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का मास फिक्स्ड है यहाँ पे 12 ग्राम। तो हमारा प्रोडक्ट साइड जो बनेगा यहाँ पे CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका भी यहाँ पे जो मास रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा 12 ग्राम में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो दो एलिमेंट बन के एक कंपाउंड बन रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मास में डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ना ही एटम बनेगा ना ही वो खत्म होगा, वो यहाँ पे क्या होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि किसने दिया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने दिया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion। हमें बताना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या कहना है।
Dalton's atomic theory provides a simple explanation for the laws of chemical combination. इसका भी इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है वो। The postulates of Dalton's atomic theory that the element consists of atoms have fixed mass. तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है उसका यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स मास होगा, एंड द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सभी का एक फिक्स्ड मास होता है और जब भी यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो वो एक फिक्स मास की तरह ही रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो थोड़ा आपको इजी समझ में आएगा। जैसे कि हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, जो हमारा वाटर होता है, ये हमारा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जो कि 1:8 का रहता है। 1 यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, 1 का रेशियो यहाँ पे हाइड्रोजन है और 8 यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करना है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जो हमें ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इसका फिक्स प्रोपोर्शन हो गया 1:8। चाहे तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। एज इट इज यहाँ पे मैं अगर 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लूंगा तो उसके लिए यहाँ पे हमें कितना चाहिए होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक फिक्स प्रोपोर्शन चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन क्या चल रहा है, ये है यहाँ पे 1:8 का। तो यही यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे कोई भी एटम अगर रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक फिक्स प्रोपोर्शन जरूर होगा, जैसे कि यहाँ पे वाटर में हो रहा है 1:8 का। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, एटॉमिक मास की यूनिट को डिफाइन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे कार्बन का एटम्स लेते हैं। ऐसे क्यों करते हैं हम, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो कार्बन 12 एटम, इसका नाम यहाँ पे कार्बन 12 एटम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या ही होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है जो एटॉमिक मास की यूनिट को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर यहाँ पे क्या होगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। इसलिए इसका यहाँ पे जो मास नंबर होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, इसका 12 होता है। इसलिए हम हर जगह कार्बन 12 एटम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। देखा जाए तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसलिए हम यहाँ पे किसी भी एटम को यहाँ पे शो करने के लिए हम कार्बन 12 एटम का यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे इसकी यूनिट यहाँ पे कार्बन 12 एटम से दर्शाते हैं। अ कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 एटम को यहाँ पे असाइन किया गया है, यहाँ पे सिंपल बताया गया, इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। Therefore, the atomic mass unit should be equal to 1/12 the mass of a carbon 12 atoms। अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैं मैग्नीशियम लेता हूँ और मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 24U होता है। यू हमारी एटॉमिक मास की यूनिट होती है, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे क्या है, 24 गुना यहाँ पे क्या है, भारी है 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम से 24 गुना भारी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एटम्स की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एटम्स की बात करूंगा या उसके मास को रिलेट करूंगा, वो हमेशा कार्बन 12 एटम से ही रिलेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज लेता हूँ, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। और बाकी अगर मैं दूसरा भी लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक मास होता है 35.5। इसका मतलब वो यहाँ पे 35.5 टाइम्स हेवियर होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के। होप आपको यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे 4 दे रखे नेम, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें यहाँ पे सबके क्या लिखने, केमिकल फॉर्मूला नेम लिखने।
देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। तो पहला हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंबल लिखूंगा, फिर इसकी वैलेंसी लिखूंगा, सिंबल, फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी क्या लिखूंगा, वैलेंसीज लिखूंगा। तो सिंबल जो होगा सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम का जो होता है वो होता है Na, और ऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा, O होगा। और सोडियम, सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पे इसकी वैलेंसीज निकाल पाएंगे। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे होता है 11, और जो हमारी वैलेंसी चलती है, जो हमारा फिक्स्ड ऑर्बिटल होता है वो होता है 2, 8, 18, फिर उसके बाद 32। उसके बाद ऐसा भी होता है 2, 8 और 8 पे फिक्स्ड होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का यहाँ पे देखा जाए तो 2, 8 यहाँ पे 10 पे क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, 10 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। बट सोडियम का यहाँ पे क्या है, 11, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, एक फालतू है। ये अगर किसी को दे देगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब इसी को कहीं किसी चीज को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसने एक किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसका +1 हो जाएगा, क्योंकि इसने दिया है किसी को। देने के जब किसी को देगा तो प्लस होगा, और नहीं दे किसी से लेगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसने यहाँ पे क्या करा, किसी को दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। अब यहाँ पे बात करें ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो गई, और ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे होता है 8। और जैसे कि मैंने बताया कि 10 पे फिक्स्ड होता है, इसको यहाँ पे दो किसी से लेने की जरूरत पड़ेगी, जब ये फिक्स्ड हो पाएगा, जब इसका पास 10 होगा, +2 करना पड़ेगा ना, ये दो किसी और से लेगा। जब ये लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। अब यहाँ पे होती है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे क्या होती है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2O, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, इसके सिंबल्स नेम लिखते हैं, उसके बाद इसकी वैलेंसीज देखेंगे, सिंबल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके देखेंगे वैलेंसीज। तो सिंबल्स एल्युमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम का Al, और क्लोराइड का यहाँ पे Cl। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, वो हमारा यहाँ पे होता है 13। क्या होता है, 13। 13 हमारे यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब 2 और 8 पे फिक्स्ड होता है, मतलब 10 पे फिक्स होता है। इसके पास यहाँ पे 3 फालतू हैं, ये क्या करेगा, 3 किसी को दे देगा। अगर यहाँ पे किसी को 3 देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, 3+ या +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं Cl, क्लोराइड। क्लोराइड मतलब यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन, क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 288 मतलब 18 पे यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे एक किसी और से लेने की जरूरत पड़ेगी जब भी तो यहाँ पे फिक्स्ड हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम का एक ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम लिखेंगे, और क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। क्या बन गया हमारा, AlCl3 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी हम यहाँ पे सिंबल्स लिखते हैं, उसके बाद हम इसकी वैलेंसीज लिखेंगे। तो यहाँ पे जो बन रहा है क्या है, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड। सोडियम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है Na, और सल्फाइड का यहाँ पे S, जिसको यहाँ पे सल्फर बोलते हैं। सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने पहले बताया था कि 11 होता है, तो यहाँ पे एक इसके पास फालतू है, किसी और को दे देगा, तो यहाँ पे +1 वैलेंसीज हो जाएगी। और सल्फर का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे होता है 16। सल्फर का यहाँ पे क्या होता है, 16, और 18 पे हमारा फिक्स्ड होता है। तो इसके पास 2 लेने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जब भी यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिटल हो पाएगी। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्रॉस, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा Na2S। Na2S बनेगा, जो कि यहाँ पे होगा हमारा सोडियम सल्फाइड होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे, सोडियम सल्फाइड। अब लास्ट में हमारा है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे सिंबल्स लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी वैलेंसीज लिखेंगे, ठीक है। तो सिंबल्स यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा, और हाइड्रोक्साइड में OH आता है। यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स है OH, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 होता है, और 10 पे हमारा फिक्स्ड होता है। इसका मतलब इसके पास 2 फालतू हैं,
ये किसी और को दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या होता है 1 होता है एटॉमिक नंबर, ये 1 किसी को दे देगा या ले लेगा। और यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 2 किसी से लेगा ही लेगा ये। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका, ये यहाँ पे क्या करेगा 2 किसी से लेगा, और मान लो ये हाइड्रोजन किसी को दे देता है तो यहाँ पे +1 हो गया। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोक्साइड का जो वैलेंसीज होती है वो यहाँ पे क्या होती है -1 होती है। अब यहाँ पे इसको कर देंगे क्रॉस, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा Mg और OH का होल ट्वाइस, ये हमारा यहाँ पे OH पे पूरे पे लगेगा 2, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। होप आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला के नाम दे रखे हैं, हमें यहाँ पे इसके कंपाउंड के नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका नेम। अब मैं यहाँ पे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स होता है, एल्युमिनियम यहाँ पे एलिमेंट्स होता है। अगर यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे पूरे कंपाउंड का क्या बताना है, नेम बताना है। तो पहला वाला यहाँ पे क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट होगा। इसका यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या होगा सल्फेट होगा, इसका नाम एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे CaCl2, Ca यहाँ पे क्या होता है कैल्शियम होता है, और Cl2 यहाँ पे क्या होगा क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ Cl की बात करता तो वो हमारे यहाँ पे क्लोरीन होता, और यहाँ पे कैल्शियम के साथ लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है K2SO4, तो यहाँ पे K जो सिंबल होता है वो यहाँ पे क्या होता है पोटेशियम को दर्शाता है, और SO4 हमने यहाँ पे देख ही लिया, यहाँ पे क्या होता है हमारा सल्फेट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, सेकंड लास्ट की। यहाँ पे है KNO3, K से तो हमारा पोटेशियम हो गया, और NO3 यहाँ पे क्या होगा निट्रेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेशियम निट्रेट, पोटेशियम निट्रेट हो जाएगा ये। अब लास्ट में हमारा आता है CaCO3, Ca से तो हमारा कैल्शियम हो गया, Ca से हमारा यहाँ पे क्या होगा कैल्शियम। अब बचा यहाँ पे CO3, CO3 यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे होप यहाँ पे आपको सारे कंपाउंड्स के जो हमने यहाँ पे नाम लिखे आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखता हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे हमें बताना है कि हम केमिकल फॉर्मूला से क्या समझते हैं। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके स्टेटमेंट के बारे में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला होता है एक कंपोजिशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि किस में होता है कंपाउंड्स में होता है, और उसको हम यहाँ पे एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। तो अब यहाँ पे करते कैसे हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। केमिकल फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो यहाँ पे कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो केमिकल फॉर्मूला के लिए हमारे पास 2 चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। एक तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एक तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पे उसकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। अगर वहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो वैलेंसीज हम आराम से निकाल पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है यहाँ पे 2 एलिमेंट से मिलके बनता है, जिसके यहाँ पे लिखा है ना कंपाउंड रिप्रेजेंट्स। तो कंपाउंड रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है कि जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है कंपाउंड बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ CO2, अगर मैं यहाँ पे CO2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे C पे 1 है, मतलब C पे 1 है, और यहाँ पे O पे 2 क्यों है, यहाँ पे बताया गया ना CO2 हमारे कंपाउंड है, तो हमने यहाँ पे CO2 क्यों लिखा, हमने यहाँ पे CO क्यों नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। तो कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे 6 होता है,
और यहाँ पे O, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है हमारा 8। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं इसका सिंबल्स लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसकी वैलेंसीज लिखूंगा, ठीक है। सिंबल्स लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे इसकी वैलेंसीज लिखूंगा। सिंबल्स में हमारे यहाँ पे आ गया कार्बन और यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सीजन। और कार्बन कार्बन का यहाँ पे 6 होता है, इसका मतलब ये 4 किसी को आसानी से दे पाएगा। यहाँ पे जो ये 4 है वो यहाँ पे किसी को आसानी से दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर का जो चलता है वो 2 8 एस फॉर्म में चलता है, तो 10 पे स्टेबल होता है। तो ये 2 पे स्टेबल करने के लिए अपने आप को 4 जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फालतू है वो किसी और को दे देगा। ऑक्सीजन 2 किसी और से ले लेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, 2 किसी और से ले लेगा। तो जो इसका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा CO2 बन गया। तो 2 तो हमारा अलग से हो गया, और यहाँ पे जो इसका केमिकल फॉर्मूला नेम बना, जो कंपाउंड बना, वो यहाँ पे क्या बन गया CO2 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। तो यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, हमें यहाँ पे बताने कि इसमें कितने एटम्स हैं, जो हमें यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे है हमारा H2S मॉलिक्यूल, और सेकंड में हमारा यहाँ पे क्या है PO4 का 3 माइनस, जिसको यहाँ पे फॉस्फोरस एटम बोल सकते हैं। और पहले वाला जो है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। पहले वाले में यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि H2S है। यहाँ पे क्या है H2S है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 2 तो हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है, और एक यहाँ पे क्या है हमारा सल्फर का एटम है। एक यहाँ पे हमारा क्या है सल्फर का एटम है। तो यहाँ पे टोटल जो होंगे यहाँ पर कितने होंगे हमारे 3 एटम होंगे। टोटल यहाँ पे कितने होंगे हमारे 3 एटम्स होंगे, ठीक है। पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा था हाउ मैनी एटम्स, तो यहाँ पे 3 एटम्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे क्या है PO4 का पावर 3 माइनस है, ठीक है। यहाँ पे जिसको यहाँ पे फॉस्फोरस एटम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो एटम है, फॉस्फोरस ऑक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे PO आ रहा है। तो P तो हमारा फॉस्फोरस हो गया, O हमारा यहाँ पे क्या हो गया ऑक्साइड हो गया। तो फॉस्फोरस पे देखते हैं यहाँ पे कितना है। फॉस्फोरस जो है हमारे यहाँ पे, फॉस्फोरस यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो यहाँ पे क्या है 1 फॉस्फोरस एटम है, 1 फॉस्फोरस एटम है। और बाकी हमारा यहाँ पे क्या है 4 जो है, 4 यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्साइड आयंस है, या ऑक्साइड एटम कह सकते हैं। 4 यहाँ पे हमारे क्या है ऑक्साइड एटम्स है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए हमारे 5 एटम्स हो गए। टोटल यहाँ पे हमारे कितने हो गए 5 एटम्स। पी पे यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे O4 दिख रहा है ना, इसका मतलब O पे कितने हो गए हमारे 4। तो 4 ऑक्साइड एटम, और टोटल 4 + 1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 एटम्स। टोटल यहाँ पे कितने हो गए हमारे 5 एटम्स, और पहले वाले में हमारे यहाँ पे कितने थे 3 एटम्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे डाई हाइड्रोजन बोल सकते हैं, डाई ऑक्सीजन, डाई क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, इथाइलिन, एमोनिया, और यहाँ पे हो गया हमारा मिथेनॉल। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो पहला जो हमारा यहाँ पे क्या है H2 है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा डाई हाइड्रोजन, इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है 1U। यू हमारा एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो इसका यहाँ क्या है H2 है, तो यहाँ पे कितने हमारे 2 एटम्स है। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 जो होगा यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा वो यहाँ पे क्या होगा इसका 2 होगा। क्या होगा हमारा इसका 2 हो जाएगा, या 2U लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है हमारा O2 है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है।
तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे क्या है 16 U है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, हमें O2 का निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 16 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 32 हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे थर्ड का बताना है। थर्ड में यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा 35.5 होता है। कितना होता है 35.5, और हमें बताना है क्या इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 को, तो इसका जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 35 70 और 71 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास हम किसका बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे करते देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो यहाँ पे कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा बीच में, जब हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स को आपस में करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है हमारा 16 था, तो 2 इंटू 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू 16 इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 16 टू 32, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसका भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या है मीथेन है, जो कि यहाँ पे क्या है CH4 है। इसका यहाँ पे हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन निकालेंगे। इसका भी यहाँ पे सिंपल है, कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 16, तो इसका भी यहाँ पे 16 निकल गया। 6 का देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है C2H6 है, तो इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, प्लस 1 इंटू 6, तो 24 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका निकाल लिया, किसका निकाल लिया हमने C2H6 का, जो यहाँ पे इथेन था। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इथाइलिन का, जो कि यहाँ पे C2H4 है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 8 का देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था NH3 अमोनिया था। नाइट्रोजन का जो हमारा होता है, नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है 14 होता है, प्लस 1 इंटू 3, यहाँ पे 3 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, इसको यहाँ पे करते हैं प्लस, तो 14 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे लास्ट हमारा रह गया CH3OH। कार्बन का 12 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 1 इंटू 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 12 3 15 15 और 16 31, और यहाँ पे आ गया हमारा 32। तो यहाँ पे सबका हमारा क्या निकल गया मॉलिक्यूलर मासेस निकल चुके हैं। सबके यहाँ पे क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मासेस निकल चुके हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मासेस निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट मास निकालने से पहले हमें इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट ये हमारे यहाँ पे क्या है कंपाउंड है, ये यहाँ पे हमारे क्या है कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ऑक्साइड कैसे निकालते हैं देखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ऑक्साइड जिसको ZnO बोलते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ जिंक पता होना चाहिए, मास ऑफ जिंक एटम प्लस मास ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन की बात होती है, तो मास ऑफ यहाँ पे मैं ऑक्सीजन एटम लिख देता हूँ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ जिंक एटम कितना होता है, इसके लिए हमें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। इसका यहाँ पे होता है 65, प्लस जो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है वो यहाँ पे क्या होता है 16, और इनकी जो एटॉमिक मास की यूनिट जो होती है यहाँ पे U लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्लस करने पे कितना आ जाएगा हमारा 81 U आ गया। तो इसका हमारा पहले वाले का तो फॉर्मूला यूनिट मास पता चल गया। सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे क्या है सोडियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला
मास ऑफ Na2O, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मास ऑफ सोडियम पता होना चाहिए। तो मास ऑफ सोडियम, जो भी मास ऑफ सोडियम होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Na2 था, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता होना चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जो हमारा सोडियम का जो हमारा मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 23 होता है। तो 23 इंटू 2 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 46 प्लस 16 इक्वल टू 46 प्लस 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62 U, जो कि यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट होती है। अब लास्ट में हमें पोटेशियम कार्बोनेट निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ K2CO3। तो मास ऑफ पोटेशियम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे ऑब्वियसली। मास ऑफ पोटेशियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे K2 दे रखा है, प्लस यहाँ पे मास ऑफ कार्बन पता होना चाहिए, मास ऑफ कार्बन, क्योंकि C यहाँ पे जो डिनोट होता है कार्बन से होता है। फिर यहाँ पे बचा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 3 है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3 कर देंगे। तो पोटेशियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 39 होता है। तो 39 इंटू 2 प्लस मास ऑफ कार्बन जो होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहाँ पे 12 होगा, प्लस यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे क्या होगा हमारा, 16 होगा। तो 16 इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 39 टू जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 प्लस 12 प्लस 48, और तीनों को यहाँ पे प्लस करके देखते हैं कितना आएगा, 8 8 16 16 और 2 18 का 8 यहाँ पे आ गया लास्ट में, और 1 कैरी गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 4 1 5 और 5 7 5 12 और यहाँ पे 13 1 38 U। तो हमने यहाँ पे तीनों का फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लिया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट्स 12 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का जो वेट है यहाँ पे कितना है, 12 ग्राम है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितना हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा एटॉमिक मास के बराबर होता है। और एटॉमिक मास भी कार्बन एटम का यहाँ पे 12 ही है, तो ऑब्वियसली दोनों यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का जो वेट होगा वो यहाँ पे कितना होगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व, कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन वैल्यू, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हमें यहाँ पे गिवन था, 12 ग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने एटम्स कंटेन होते हैं, यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी, यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स, हमने यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके नोट्स में पढ़ा होगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स कितना होता है, यहाँ पे 6.023 भी लेते हैं, 22 भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 22 ले लेता हूँ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में इतने हमारे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं, ये हमने कांस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या है हमारा मास ऑफ, हमें बताना पड़ेगा इसका जो मास होगा कितना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, किसके बराबर होगा हमारा, 12 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में 12 ग्राम होते हैं और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन्स इतने एटम्स। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, आमने सामने कर दिया। अब हमें बताना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमें 1 एटम ऑफ कार्बन का क्या बताना है, मास बताना है। जबकि यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का इतना है, तो 1 एटम्स का कितना होगा वो हमें बताना है। तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ पे सिंपल डिवाइड करेंगे ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इसको डिवाइड कर देंगे।
तो देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6.022 है, यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा मुझे। तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 1, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। इतना आ गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे 12, और यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे करेंगे 6022 से, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा हमारा 0.0, अब भी नहीं होगा, एक जीरो और लगाएंगे, अब भी नहीं होगा, अभी यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जीरो, 12,000 आ गया। अब यहाँ पे 1 से होगा, 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6022। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 927, यहाँ पे आ गया हमारा 9, और यहाँ पे 11 6, 11 में से 6 का यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा बचा 5। तो यहाँ पे पॉइंट तो पहले से लगा था, यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू हमारी किससे मल्टीप्लाई होगी वो हमें पता होना चाहिए। 6022 अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 60,000 के आसपास आएगा, 60,000। तो इसका मतलब ये 9 से जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे देखते कितना आता है। 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 ही आ जाएगा क्योंकि आगे जीरो है, और 9 6 जा 54। तो इसको भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में से 8 गए, यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 में से 1 गए, कितना बचा हमारा 5, और यहाँ पे हमारा 9 में से 4 गए, कितना बचा 5। इतनी वैल्यू हमारी आ गई है। इससे एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे फिर से लेंगे तो दोबारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा इसका अप्रोक्स आंसर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.00। आगे भी हम यहाँ पे एक डिजिट ले सकते हैं, 199 इंटू 10 की पावर 3, 1000 को यहाँ पे मैंने 10 की पावर 3 कर दिया, और ये वाली पावर हमारी ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -23 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 1.99 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.99। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इससे ये वाली पावर हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पे बचा हमारा 10 की पावर -23 ग्राम। ये हमारा किस में आ गया, इसका ग्राम में आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोलोगे 10 की पावर 3 कटी कैसे, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैं इसको आगे की तरफ लेके, कितने आगे की तरफ लेके 1 2 3, 3 बार आगे लेके, इसका मतलब 3 पावर यहाँ पे कट गई। ठीक है। और यहाँ पे 1.99 आ गया इंटू 10 की पावर -23 इसलिए आ गया क्योंकि नीचे यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया था हमारा 199 कुछ पॉइंट में आया था। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, और मास हमारा यहाँ पे किस में आता है, ग्राम में आता है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमें बताना है किसमें ज्यादा मात्रा में एटम्स मिलेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में मिलेंगे या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम है इसको यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। किस में कर लूंगा, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इसका मतलब जिसमें ज्यादा मात्रा में मोल्स होंगे उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होगा, एटम्स मिलेगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें इसका दोनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे सोडियम हो चाहे वहाँ पे आयरन हो, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यहाँ पे कितना होता है हमारा, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, तो यहाँ पे मैं Na लिख देता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यहाँ पे होता है हमारा 23U। U हमारा एटॉमिक मास यूनिट होती है, और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U है। तो इसका जो हमारा मोलर मास होगा, इसका जो हमारा मोलर मास होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा 23 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा। एज इट इज हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, आयरन का निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है Fe। तो आयरन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है 56U होता है।
इसका भी यहाँ पे जो मोलर मास होगा, इसका भी यहाँ पे जो मोलर मास होगा आयरन का, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहला किसका निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे मैं सोडियम में लिख देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सोडियम। इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सोडियम मतलब Na डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा मास ऑफ सोडियम यहाँ पे हमारा कितना होगा। तो मास ऑफ सोडियम हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है यहाँ पे हमारा 100 है, और मोलर मास ऑफ सोडियम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको 23 से डिवाइड, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो 23 4 जा यहाँ पे कितना होता है, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी किया, और 4 2 जा 8, यहाँ पे 92 हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे इसको करते हैं दोबारा फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ गया। अब 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 69 आ गया। इसको यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 1, और यहाँ पे 1। फिर दोबारा 0 लगा देते हैं, और फिर एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो 23 4 जा, 23 4 जा यहाँ पे 92 आ गया हमारा, और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे हमारा क्या बचा 10 18। तो हम यहाँ पे इतना ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.34 यहाँ पे इसका मोल्स आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर सेकंड वाले का ज़्यादा मोल्स आ गया तो इसका मतलब उसमें हमारा क्या होगा, ज़्यादा एटम्स होंगे। तो सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। मोल्स ऑफ आयरन, तो आयरन का निकालते हैं यहाँ पे, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयरन। मोलर मास ऑफ आयरन निकाल लेते हैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं Fe भी लिख सकता था, यहाँ पे आयरन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आयरन का जो मास है वो हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है इसमें भी, और मोलर मास यहाँ पे 56। तो करते हैं इसको यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 56। पहले 1 बार में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 44 बच जाएगा। फिर पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से कर लेते हैं। तो 7 6 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42, 4 कैरी गया, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आ गया 39। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 8, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 13। 13 में से 9 गए यहाँ पे 4, और यहाँ पे एक और बार यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं। तो 56 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कर देंगे। तो 8 से करने पे कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48 आएगा। तो 8 6 यहाँ पे 48 आ गया हमारा, और यहाँ पे 4, और 8 5 जा 44। तो यहाँ पे 448 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा पूरा नहीं कटेगा, ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे 1.78 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा इसका आंसर आएगा कट पिटा के, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.78 मोल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में है, हमारे सोडियम में। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में पाए जाएंगे, हमारे सोडियम में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा हमारा, सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो Na हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स देन आयरन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमारे सारे इन टेस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं पहले से, आप उनको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।